Oh, very good morning, students. Today we will start our next unit. ठीक है? After discussing the unit number 5, we will skip the unit number 6. वो इसलिए क्योंकि वो larger बने हैं, उसको हम बाद में करेंगे. So today we will start the unit number 7. कौन सी unit हम start करेंगे? Unit number 7. ठीक है? अब यहाँ पे देखो, unit number 7 जो है, what is this? Chapter 11 and the name of the unit is the dual nature of the matter and radiations. Dual nature of matter and radiations का मतलब क्या हुआ? जो हमने यूनिट नंबर 6 में जो कंटेंट पढ़ना है तो उसमें हम ये कंफर्म करेंगे कि जो रेडिएशंस की नेचर होती है वो ड्यूल नेचर होती है, यानी कि एक रेडिएशन जो है वो वेव नेचर को भी कंसिस्ट करती है, साथ साथ में आपकी पार्टिकल नेचर को भी कंसिस्ट करती है. ठीक है, इसका मतलब क्या हो, कभी हमारे कुछ एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऐसी हैं जो कि उसकी वेव नेचर को कंफर्म करती हैं. फॉर एग्जांपल योर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, इसके बारे में हम यूनिट नंबर 6 में पढ़ेंगे. ठीक है, तो इन सारे के सारे जो फिनोमेना है किसके ऊपर प्रूव हुए थे? हमारे वेव नेचर ऑफ द लाइट, यानी कि लाइट जब हम वेव को कंसीडर कर रहे थे उसकी नेचर के ऊपर हमने इसको कंफर्म किया था कि लाइट जो है वो कौन सी नेचर कंसिस्ट करेगी? वेव नेचर को कंसिस्ट करेगी. ठीक है, उसी तरह से कुछ एक हमारे एक्सपेरिमेंट ऐसे भी हैं जहां पर ये कंफर्मेशन मिलती है हमें कि जो वेव है हमारी, जो रेडिएशन या लाइट है हमारी, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ द पार्टिकल. समझ रहे बात है? यानी कि जो हमारी लाइट है वो वेव्स की फॉर्म में काम नहीं कर रही है. वो किस फॉर्म में काम कर रही है? एक पार्टिकल्स की फॉर्म में. जैसे मान लेते हैं मेरे पास कोई वेव आ रही है इस तरीके से, ठीक है, तो दैट इज द कंटीन्यूअस वेव फंक्शन. तो इसको हम क्या बोलते हैं? वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल. बट अब हम इस चैप्टर में कुछ एक प्रैक्टिकल, हम कुछ एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऐसे देखेंगे कि जहां पर ये कंफर्म किया जाएगा कि जो आपकी लाइट आ रही है दैट इज नॉट इन द वेव फॉर्म, दैट इज इन द पार्टिकल फॉर्म. ठीक है, यानी कि जो पार्टिकल है छोटे छोटे सेंसर से मैंने बनाए हैं, दीज आर कंफर्म्ड एज द पार्टिकल. और इन पार्टिकल्स को हमने नाम दिया फोटॉन्स. ठीक है, अब क्वांटा, तो फिर क्वांटा बोला जाता है, या फिर इनको क्या नाम दिया गया है? अ फोटोन व्हिच कंसिस्ट ऑफ द स्मॉल पैकेट ऑफ द एनर्जी. ठीक है, तो इस तरह की हमारे पास रेडिएशन की ड्यूल नेचर होती है, यानी कि वो वेव की तरह भी काम कर रही है, साथ साथ में वो पार्टिकल की तरह भी काम कर रही है. तो इस चैप्टर में मेनली हम इसी ड्यूल नेचर के बारे में देखेंगे. और साथ में अगर हमारी रेडिएशन जो है ड्यूल नेचर कंसिस्ट कर रही है तो हमारा मैटर भी जो है वो ड्यूल नेचर कंसिस्ट कर रहा है. मैटर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, एक मैटर ही तो है वो. ठीक है, तो वो तो उस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के साथ भी एक वेव एसोसिएटेड होती है. ठीक है, इसके बारे में भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन जो है उसके वो तो एक पार्टिकल के नेचर की तरह है. वो तो पार्टिकल है, हम अपने आप को ले तो हम एक पार्टिकल्स की तरह ही तो है, बट हमारे साथ भी एक जो है वेव एसोसिएटेड रहती है. ठीक है, दैट वाज द कंफर्म्ड बाय द डी ब्राउनी. इसको हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द ड्यूल नेचर ऑफ द मैटर और रेडिएशन, यानी कि मैटर की ड्यूल नेचर रखता है, वेव एज वेल एज द पार्टिकल नेचर. दूसरा रेडिएशन भी जो है वो ड्यूल नेचर कंसिस्ट करती है, वेव की तरह भी काम करेगी एज वेल एज द पार्टिकल की तरह भी वो काम करेगी. तो इस चैप्टर में हम मेनली इन चीजों के बारे में स्टडी करेंगे आज. तो ठीक है, दिस इज कॉल्ड द ड्यूल नेचर ऑफ द मैटर एज वेल एज द रेडिएशन. तो आज आते हैं हम फर्स्ट बिगिनिंग डेफिनेशंस के ऊपर. हमारे पास सबसे पहले कंफर्मेशन आती है किसी डेफिनेशन इलेक्ट्रॉन एमिशन के बारे में पढ़ेंगे. अब देखो इलेक्ट्रॉन एमिशन होता क्या है, नेम से ही समझ हो गया. एमिशन का मतलब बाहर निकलना. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एमिशन का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट आउट करना, यानी कि उसको मेटल सरफेस से बाहर निकालना. देखो यहाँ पे हमारे पास एक मेटल सरफेस है. वी नो दैट मेटल सरफेस में इलेक्ट्रॉन जो है दे आर फ्री टू मूव इन द मेटल सरफेस. ठीक है, यानी कि ये फ्री होते हैं, लेकिन ये मेटल सरफेस के अंदर तो फ्री है मूव करने के लिए, बट they never come out of this surface. यानी इस सरफेस पे कभी नहीं आएंगे. क्यों नहीं आएंगे? ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे इसके अंदर मूव कर रहे हैं तो ये सरफेस पे क्यों नहीं आ रहे हैं? That is because of this reason of the force of attraction. हमने मोमेंट्स का वाला पढ़ा हुआ था क्या? K Q1 Q2 upon R square. तो ये कंफर्म करता है कि there is a force between these two charged particles. तो यहाँ पे चार्ज कौन सी फोर्स अट्रैक्ट होगी? पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कौन सी फोर्स अट्रैक्ट हो रही है डोमिनेट? दैट इज द अट्रैक्टिव फोर्स. यानी कि ये इलेक्ट्रॉन तो फ्री है मूव करने के लिए, बट बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
किसकी वजह से? इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस सरफेस को लीव करके बाहर इंजेक्ट आउट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। और वो किसकी वजह से हो रहा है? दैट इज द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। कौन सी स्ट्रॉन्ग फोर्स होगी इस केस में? अट्रैक्टिव स्ट्रॉन्ग फोर्स। क्लियर होगी बात? उसी तरह से एक पोटेंशियल हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज के दोनों के बीच में पर्टिकुलर पोटेंशियल होता है। वो पोटेंशियल कितना था? दैट इज Aq/r, ठीक है। तो इनका एक पर्टिकुलर पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल बड़ा हाई होता है, ठीक है। इतना ज्यादा हाई होता है कि इन सभी के बीच में जो एक बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है, तो इस बॉन्डिंग की वजह से एक दूसरे को ये दूर नहीं जाने देते, ठीक है। तो यही वजह है कि इलेक्ट्रॉन जो अपने आप कभी भी इंजेक्ट आउट करके सरफेस पर नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें इसको एमिट करवाना है, यानी कि हमें क्या करना है? इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। सो क्या प्रोसेस होगी इसके लिए? हम क्या करेंगे? इस इलेक्ट्रॉन को एक सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे। क्या करेंगे? हम इस इलेक्ट्रॉन को एक सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे बाय द वेरियस मेथड, ठीक है। वो जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है इस यहां से एनर्जी गेन करेगा, जैसे मान लो ये रेडिएशंस आ रही हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? एनर्जी गेन करेगा और इसके पास अब इतनी ज्यादा सफिशिएंट एनर्जी आ जाएगी कि वो इस जंक्शन बैरियर, ये जो आपके पास इसका सरफेस बैरियर है, इसको पास आउट करके बाहर इंजेक्ट आउट हो जाएगा, यानी कि जब सरफेस पर पहुंच जाएगा, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एमिशन। क्या बोला जाता है इसको? इलेक्ट्रॉनिक एमिशन बोला जाता है। व्हेनेवर वी सप्लाई द सम काइंड ऑफ द energy or energy source to the electron, it will injected out from the surface of the metal, यानी मेटल सरफेस से को बाहर इंजेक्ट आउट हो जाएंगे, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एमिशन। अब देखो इलेक्ट्रॉन एमिशन की डेफिनेशन क्या बनी? द प्रोसेस ऑफ द एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, यानी कि जो प्रोसेस है इसकी इलेक्ट्रॉन के एमिशंस की, इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एमिशंस, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एमिशंस। हमारे पास अलग-अलग तरह के इलेक्ट्रॉनिक एमिशंस होते हैं, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास फर्स्ट टाइप आता है हमारे पास थर्मो आयनिक एमिशन। थर्मो से आप सिंपली मीनिंग वर्ड समझ गए होंगे। थर्मो का मतलब क्या होगा? हम किसी मेटल सरफेस को हीट सप्लाई करवाते हैं। मान लीजिए मैं रेजिस्टेंस लगा दिया इस मेटल सरफेस के साथ, ठीक है। और जैसे ही मैं यहाँ पे सर्किट ऑन करूंगा तो रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा? हीट सप्लाई होगी, या फिर रेजिस्टेंस की वजह से होगा हीट प्रोड्यूस होगी। ये हीट कहाँ को किसको मिल रही है? इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? अपनी हीट को गेन करेंगे। जैसे वो हीट गेन करेंगे तो उनके पास एक सफिशिएंट एनर्जी आएगी एंड दे विल कम आउट ऑफ दिस सरफेस से बाहर इंजेक्ट आउट हो जाएंगे, ठीक है। इन्हीं प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? थर्मो आयनिक एमिशन। यानी कि जिस केस में हमने हीट सप्लाई की, उस हीट की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? इंजेक्ट आउट हो गया, ठीक है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द थर्मो आयनिक एमिशन। सेकंड वन, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब देखो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है? फोटो का मतलब फोटॉन्स का मतलब सनलाइट, तो कोई भी पर्टिकुलर लाइट, ठीक है, जिसके पास एक पर्टिकुलर एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक मेटल सरफेस लिया हुआ है, मान लो ये मेटल है, द इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव इनसाइड द मेटल बट इट कैन नॉट लीव दैट सरफेस विदाउट द एनर्जी। तो मैंने क्या किया? एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इसके ऊपर फॉल करवाई। जैसे ही सुटेबल फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर फॉल हुई तो वो एनर्जी किसने अब्सॉर्ब की? इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी अब्सॉर्ब की। जैसे ही इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा इट विल इंजेक्ट आउट। ये क्या हो जाएगा? इंजेक्ट आउट हो जाएगा, यानी कि अब बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो जाएगा इनको? फोटो इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि ये फोटोन गेन करने के बाद इंजेक्ट आउट हो रहे हैं फ्रॉम द मेटल सरफेस। क्लियर हुई बात है? इसी तरह से सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन की चीज होती है, अगर मेरे पास सेम मेटल सरफेस है, इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इनसाइड द मेटल सरफेस, तो सेकेंडरी एमिशन, सेकेंडरी का मतलब सेकंड एमिशन, सेकेंडरी का मतलब होता है दूसरा, ये सेकंड, ठीक है। तो सेकेंडरी एमिशन होता क्या है? हम क्या करते हैं इस केस में,
बड़े ज्यादा फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, ठीक है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स होंगे व्हिच आर कमिंग विद अ वेरी हाई स्पीड, इलेक्ट्रॉन्स तो बड़े ज्यादा हाई स्पीड के साथ आते हैं, ठीक है, और इतनी ज्यादा स्पीड के साथ आते हैं कि वो इन इलेक्ट्रॉन्स जो इस मेटल सरफेस के अंदर उनके साथ स्ट्राइक करते हैं। जैसे वो उनके साथ स्ट्राइक करेंगे तो सम पार्ट ऑफ द एनर्जी हैज टू बी imparted to this electron which is well inside the metal surface, जो मेटल सरफेस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके साथ स्ट्राइक करेंगे, और स्ट्राइक करने की बात क्या होगा, वो मेटल सरफेस के अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी गेन करेंगे, एनर्जी गेन करने के बाद they will come out of this junction barrier, ठीक है, यहाँ से ये emit out हो जाएंगे। So this is process is called as the secondary emission। तो क्या याद रखना, सेकेंडरी एमिशन में क्या होता है, a fast moving electron will strike on the metal surface, ठीक है, and they will impart the some of the energy to the electrons within well inside the metal surface, और ये क्या करेंगे, एनर्जी गेन करने के बाद they will come out of this metal surface। क्लियर हुई बात है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन का मतलब क्या होता है, if we have a metals in which the electrons are available, हमने क्या किया, यहाँ पे एक बड़ा ज्यादा हाई पोटेंशियल सेटअप कर दिया, ठीक है, इतना ज्यादा हाई पोटेंशियल सेटअप कर दिया कि इलेक्ट्रॉन्स के पास, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, फील्ड सेटअप कर रहे हैं इसके बीच में, ठीक है, क्या कर रहे हैं, फील्ड सेटअप कर रहे हैं इसके बीच में, इस दो टर्मिनल्स के बीच में। ये फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी कि इन इलेक्ट्रॉन्स को इतनी सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड करवा देगी कि इलेक्ट्रॉन जो इंजेक्ट आउट होकर के बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो दिस एमिशन इज कॉल्ड एज द फील्ड एमिशंस। क्लियर होगी बात सभी को ये, ठीक है। व्हाट आर दिस फील्ड एमिशंस, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट आउट करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एमिशन बोला जाता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन एमिशन। फर्स्ट वन इज द थर्मल, थर्मल मींस हीट, ठीक है, हीट से रिलेटेड है। तो हीट जैसे सप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा दैट इज कॉल्ड द थर्मोआयनिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक, फोटो मतलब लाइट, ठीक है, लाइट के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे दैट इज कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रिक। सेकेंडरी जो है when a fast moving electron, एक fast moving electron आएगा दूसरे मेटल सरफेस के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन्स को उनके साथ स्ट्राइक करेगा तो यहाँ पे तो ये इस इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट आउट कर देगा, दिस इज कॉल्ड द सेकेंडरी एमिशन। उसी तरह से फील्ड एमिशन, फील्ड का मतलब जब हमने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इन दो टर्मिनल्स के बीच में प्रोवाइड करवाई तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिला, एनर्जी मिली। एनर्जी मिलने के बाद इलेक्ट्रॉन के पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी आ गई कि वो इस सरफेस बैरियर को क्रॉस करके बाहर निकल गई, इंजेक्ट आउट हो गई यहां से, ठीक है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फील्ड एमिशन। क्लियर होगी बात सभी को। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है। आप लोगों ने डिस्कस किया इलेक्ट्रॉनिक एमिशन क्या होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो इंजेक्ट आउट हो रहा है कहां से, मेटल सरफेस से। अब जो इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से इंजेक्ट आउट हो रहा है तो उसको इंजेक्ट आउट होने के लिए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी तो चाहिए, क्योंकि जो हम वेव उसके ऊपर कॉल करवा रहे हैं, मान लो मेरे पास ये मेटल सरफेस है, ठीक है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल रिस्पोंड एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट वेवलेंथ, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे इसके ऊपर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की वेव इसमें ऊपर कॉल करवा रहा हूँ, मान लो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 10 हर्ट्ज है। रफ डाटा के लिए ऐसे कंसीडर कर लेते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी है, 10 हर्ट्ज है। लेकिन मेरे को पता है कि इस इलेक्ट्रॉन की जो फ्रीक्वेंसी, मतलब जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्ड करेगा, क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है रिस्पॉन्ड करेगा, एनर्जी गेन करेगा और इंजेक्ट आउट होगा, दैट फ्रीक्वेंसी इज 30 हर्ट्ज कंसीडर करेंगे। कितनी है इसकी फ्रीक्वेंसी, 30 हर्ट्ज। यानी कि जो मेटल मैंने लिया हुआ है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन जो इंजेक्ट आउट हो जाएगा उसका हम क्या बोलेंगे, 30 हर्ट्ज, ठीक है, वो मेटल। अगर जब मैं इसके ऊपर 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी उड़ाता हूं, ठीक है, या 20 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दी तो इलेक्ट्रॉन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन एज सच मेटल सरफेस के अंदर ही रहेगा, ये बाहर नहीं निकल पाएगा। क्यों नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि अभी तक इसके पास उतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं है वेव के पास कि वो उस इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करवाए और इलेक्ट्रॉन जो है उस सरफेस बैरियर को क्रॉस करके बाहर निकल सके। यानी कि इलेक्ट्रॉन को एनर्जी तो मिल रही है लेकिन उतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिल रही है इन दोनों वेव्स की वजह से। पहले हमने 10 हर्ट्ज डाली तो 10 हर्ट्ज में इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं थी कि इलेक्ट्रॉन्स को इतनी एनर्जी दे कि इस सरफेस बैरियर को, ये जो सरफेस बैरियर होता है
मेटल सरफेस का इसको क्रॉस करके बाहर निकल सके। जैसे मैंने थोड़ी फ्रीक्वेंसी और बढ़ा दी, 30 हर्ट्ज तक बढ़ा दिया, तो 30 हर्ट्ज पर बढ़ाने के बाद भी देखा मैंने कि इलेक्ट्रॉन जो इंजेक्ट आउट ही नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि उनके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं आ रही है भाई अभी तक। जब मैंने इस फ्रीक्वेंसी की रेंज को और इंक्रीज कर दिया, कितना इंक्रीज कर दिया, 30 हर्ट्ज तक इंक्रीज कर दिया, अब इन इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या हुआ? अब इन इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी आ गई दैट सो दैट इट कैन कम आउट ऑफ दिस मेटल सरफेस बैरियर, यानी कि हम इस सरफेस से अंदर से निकल के बाहर सरफेस पर आ सकते हैं। ठीक है, कौन सी फ्रीक्वेंसी के ऊपर इन्होंने रिस्पॉन्ड किया? 30 हर्ट्ज पर फ्रीक्वेंसी पर इन्होंने क्या रिस्पॉन्ड किया। तो ये जो मेरे पास 30 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो आई, ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रॉन जो है जस्ट कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस, क्या हुआ? मूव नहीं किया, जस्ट कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस, मेटल सरफेस के अंदर था। क्या हुआ? जैसे सफिशिएंट एनर्जी मिली उसको, तो ये सरफेस पर आ गया। ठीक है, जब ये सरफेस पर पहुंच गया तो जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर इसने रिस्पॉन्ड किया उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोला जाता है इस फ्रीक्वेंसी को? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू जस्ट इंजेक्ट आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, यानी कि मिनिमम एनर्जी कितनी है इस मेटल सरफेस की इलेक्ट्रॉन्स की, सो दैट इट कम आउट ऑफ दिस मेटल सरफेस। जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी हम इसके ऊपर फॉल करवा रहे हैं, तो उसी ही मिनिमम फ्रीक्वेंसी के ऊपर इसके इलेक्ट्रॉन ने रिस्पॉन्ड किया और ये मेटल सरफेस से बाहर निकल गया। तो इसी फ्रीक्वेंसी को हम क्या नाम देते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला जाता है इसको। क्या बोला जाएगा इसको? थ्रेशोल्ड frequency, the minimum frequency at which the electron come out of the metal surface. ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको मेंशन कर दे, क्या होती है ये? मिनिमम एनर्जी। क्या होती है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी at which क्या हुआ? at which electron come out of metal surface, यानी कि मेटल सरफेस से बाहर निकल गई इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर। कोई इससे पहले जो मैं फ्रीक्वेंसी बहुत कर रहा था 10 हर्ट्ज कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। ठीक है, तो यानी कि ये जो मेटल है 30 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर रिस्पॉन्ड कर रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन जो है जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर पर्टिकुलर रिस्पॉन्ड करेंगे जस्ट कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस, तो उसी फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। और ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है हर एक मेटल्स के लिए अलग अलग होती है। मान लीजिए कोई मेटल था, इसका मतलब क्या? आयरन मेटल था मेरे पास, क्या आयरन मेटल था। एक और मेटल ले लेता हूं तो जरूरी नहीं कि इसका एल्यूमिनियम कंसीडर कर लेता हूं तो इसके भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज ही हो, नहीं। हर एक मेटल की अपनी एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, ये नहीं कि हर एक की बराबर होती है, जैसी होती है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर मैं आयरन ले रहा हूं तो उसको मान लेता हूं ये कहां पे रिस्पॉन्ड कर रहा है? 30 हर्ट्ज पर। एल्यूमिनियम ले रहा हूं तो हो सकता है ये कहां पे रिस्पॉन्ड करे? 40 हर्ट्ज पर रिस्पॉन्ड करे। ठीक है, तो हर एक मेटल की जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट व्हिच द इलेक्ट्रॉन विल कम्स आउट ऑफ द मेटल सरफेस, तो वो हर एक मेटल की क्या होती है? डिफरेंट होगी। ठीक है, उस मेटल की बॉन्डिंग स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करेगा, उसका खुद का स्ट्रक्चर कैसा है, इलेक्ट्रॉन किस तरह से बॉन्डेड है, किस तरह से उसे अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है। तो इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर क्यों जा रहा था? बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि आयंस इसके अंदर अवेलेबल थे, पॉजिटिव इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था और पोटेंशियल दिखा इसके बीच में। ठीक है, तो इन्हीं दो फोर्सेस की वजह से इलेक्ट्रॉन अंदर ही रह पा रहा था। जब इन दो फोर्सेस को हमने ओवरकम किया बाय सप्लाइंग दिस एनर्जी, ठीक है, तब जाकर के इलेक्ट्रॉन जो है इंजेक्ट आउट हुआ कहां? मेटल सरफेस के बाहर। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, इसी फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इंजेक्ट आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। उसी तरह से थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो हुई, द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, ये जो हमारे पास रेडिएशन हम इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं उसकी मैक्सिमम वेवलेंथ होगी। क्यों? अरे मिनिमम फ्रीक्वेंसी है तो वेवलेंथ क्या होगी? मैक्सिमम होगी। समझा रही बात की? मिनिमम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होगी? मैक्सिमम। क्या? क्योंकि हमारे पास ये फार्मूला पड़ा है C = μ ×
लैम्डा, तो हम लोगों को पता है न्यू और लैम्डा के बीच का रिलेशन क्या होता है, c अपॉन लैम्डा। अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोला जाता है। अब आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, वर्क फंक्शन क्या होता है, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि जैसे हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फाइंड की, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर इसने क्या रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया कि इलेक्ट्रॉन को उसने बाहर निकाल दिया। अब देखो जो इसने मिनिमम एनर्जी इसने गेन की, इलेक्ट्रॉन ने जो मिनिमम एनर्जी इसने गेन की टू कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस, ठीक है। मान लो यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं, एक मिनट रुकना। अच्छा क्या पढ़ रहे थे हम लोग, वर्क फंक्शंस के बारे में। वर्क फंक्शन क्या है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन को मिनिमम एनर्जी जो चाहिए उसको जस्ट इंजेक्ट आउट होने के लिए, दैट इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक मेटल सरफेस कंसीडर कर लेता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, तो मैं एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर इंजेक्ट आउट करूंगा, ठीक है, जहां पर ये मेटल जो रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज बिलो दैट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उसमें कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा क्योंकि उससे सफिशिएंट एनर्जी ही नहीं होगी, ठीक है। जैसे मैं इस पर्टिकुलर एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी जो इसके ऊपर व्हिच इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इनके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा मान लेता हूं, ठीक है। मान लो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए सिंपल 20 जूल की एनर्जी जो चाहिए होती है, लेकिन जिस फ्रीक्वेंसी को मैं रेडिएशन की एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी जो है रेडिएशन की उसको मैं कॉल कर रहा हूं, तो उसके लिए मान लेता हूं 100 जूल इसके पास एनर्जी है। जो फ्रीक्वेंसी में मेटल सरफेस के ऊपर कॉल करवा रहा हूं, ठीक है, वो एनर्जी कितनी है उस फ्रीक्वेंसी के पास, 100 जूल है। एक इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट आउट होने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 20 जूल चाहिए। तो जैसे ही एनर्जी रेडिएशन इस मेटल सरफेस को स्ट्राइक करेगी तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 20 जूल की जो एनर्जी इसने ऑब्जॉर्व की और कहां पे आ जाएंगे, मेटल सरफेस पर। तो ये जो एनर्जी मिनिमम एनर्जी जो इसने ऑब्जॉर्व की टू कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस, यानी मेटल सरफेस के बाहर आने के लिए जो इसने एनर्जी ऑब्जॉर्व की, दैट पर्टिकुलर एनर्जी इज कॉल्ड एज द वर्क फंक्शन। इसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोला जाता है। द मिनिमम एनर्जी क्या था, द मिनिमम एनर्जी required to come out of metal surface, यानी कि मेटल सरफेस पर बाहर आने के लिए जो उसको मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन ऑफ दैट मेटल। उस मेटल का वर्क फंक्शन कितना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर अवेलेबल है उस इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट आउट होकर के बाहर आ गया, कितनी एनर्जी इसने गेन की, 20 जूल, और जस्ट ये बाहर आके खड़ा हो गया, मूव नहीं किया, ठीक है, मूव नहीं करवाना है। एनर्जी तो उसके पास बड़ी ज्यादा है लेकिन सिर्फ इसको बाहर आने के लिए, ठीक है, जस्ट इसको उस मेटल सरफेस के पोटेंशियल वैल्यू को तोड़ के उसको बाहर निकलना और खड़े हो जाना है। तो कितनी एनर्जी इसको रिक्वायर्ड है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एज द वर्क फंक्शन। उसी को हमने क्या नाम दिया हुआ है, वर्क फंक्शन का नाम दिया है, और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, फाई से। ये क्या है, वर्क फंक्शन, ठीक है। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस विदाउट एनी मूवमेंट। इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा इस केस में, ठीक है, मतलब मूव तो करेगा लेकिन जस्ट इसको बाहर आने की जो एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, सिर्फ वो ही एनर्जी जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, फाई सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या फाई नोट से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है कि उसमें कुछ एक रेफरेंस ऐसे है जिसमें फाई नोट से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो क्या है ये, मिनिमम एनर्जी फॉर द इलेक्ट्रॉन टू इंजेक्ट आउट ऑफ द मेटल सरफेस, ठीक है, मेटल सरफेस से बाहर आने के लिए जो उसको एनर्जी चाहिए, सिर्फ बाहर आने के लिए, ठीक है, मूव करने के लिए नहीं, बाहर आके वहां पे खड़ा हो गया, ठीक है, यानी कि ये यहाँ पे है सरफेस, मेटल सरफेस का बैरियर ये है, इसको क्रॉस करने के लिए जस्ट ये बाहर आके यहाँ पे खड़ा हो जाए, तो कितनी एनर्जी चाहिए इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए इसको, ठीक है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज द वर्क फंक्शन। इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोला जाता है इसको। क्लियर होगी बात, सारी डेफिनेशंस क्लियर है, ठीक है।